नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और प्रिपरेशन आप सबों की बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 15 से 16 फरवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। हमेशा की तरह सारी जानकारी यहाँ पर आपको विस्तारपूर्वक दिया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होनी है, वहाँ पर इस सीरीज से आपकी भरपूर हेल्प होगी। अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लेंगे क्या यहाँ से आपकी हेल्प होगी या फिर नहीं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में 7 से 8 फरवरी 2024 तक दोस्त मोचे महोत्सव का आयोजन लेह लद्दाख में किया और बताएं कि यह निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। विस्तृत तौर पर हमने बतलाया था जानकारी, और ये अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी जो महायान शाखा है उससे संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, तो वहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। और ये चीजें हमने आपको बताया, हीनयान क्या है, महायान क्या है, उनकी जो अवधारणा है वो क्या है, वो तमाम चीजें हमने आपको बतलाया था। देखिए, डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए पीसी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। आप लोग जो बार बार कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ फाइल कहाँ पे मिलेगा, तो यही वाला कोर्स है जहां से आप तमाम पीडीएफ फाइल को डेली बेसिस पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये चीजें प्राप्त कर पाएंगे। अभी ऑफर चल रही है, ये प्रोमो कोड है, ये अप्लाई कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बीपीएससी वाला कोर्स है, बीपीएससी टीचर वाला, तो इसमें भी ये चीजें इंक्लूडेड है। करंट अफेयर्स का पूरा सेक्शन यहाँ पर आपको मिले, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इसमें। और आपको मालूम है कि रिसेंटली वार्षिकांक 2023 वाला लॉन्च हुआ है करंट अफेयर्स का, वो भी आपको ये दोनों कोर्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नंदकिशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, बताएं कि वे निम्न में से किस दल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब वो तमाम चीजों को देख लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज हो सकते हैं, जो संभावित मतलब पॉसिबिलिटी है जहां से पूछे जाने की। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में नए स्पीकर राष्ट्रीय जनता पार्टी अर्थात भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव चुने गए। देखिए, नया मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है गठबंधन के बाद, वो 3 फरवरी को हुआ था, और जो विभागों का बंटवारा हुआ वो जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नंदकिशोर यादव की, जो कि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। अच्छा, इससे पहले अवध बिहारी चौधरी इस पद पर थे। अगर अवध बिहारी चौधरी से भी पहले बात करें तो विजय कुमार सिन्हा, जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के साथ, वो अवध बिहारी चौधरी से बिहार विधानसभा के मतलब उससे पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर थे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा की बात हुई है, तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें निर्धारित है। कई बार यहाँ से आपको कंफ्यूजन होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है कि जिनमें 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए में आरक्षित, कुल 243 सीटों में से। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार विधानसभा से ही संबंधित कि 2023 में बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आए थे, और यहाँ पर उन्होंने 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्तंभ का भी लोकार्पण किया था। कब? तो 2023 में, 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक अगला पॉइंट भी इसी से संबंधित है। दरअसल आप सब जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो 8 मार्च 2022 को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, इस अवसर पर बिहार विधानसभा में विधायक ज्योति देवी को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी एक दिन के लिए दी गई थी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पहल किया गया था, और ये डेट था 8 मार्च 2022। ये चीजें ध्यान रखिए। अब चूंकि यहाँ पर विधानसभा, देखिए हम लोग विधानसभा के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो विधानसभा एक ऐसा टॉपिक है, कई प्रश्न रिपीटेड मोड में एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। कुछ चीजें यहाँ पे हमने लिखा भी है, 5 पॉइंट, 5 नहीं बल्कि 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है ये सामान्यतः कितने साल का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि विधानसभा का नेता कौन होता है, तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के नेता होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। नेक्स्ट चौथा है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 हो सकते हैं और न्यूनतम 60 हो सकते हैं। तो ये कुछ 4 ऐसे पॉइंट हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखिएगा। है तो बेसिक से, लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने
अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमसे पूछा गया है, कल्लू घाट जो भी बना है जिसका उद्घाटन हुआ है अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में, ये कहाँ पर है? तो बिहार के सारण। अगर जिला पूछा जाएगा तो सारण जिला, और अगर स्थान पूछा जाएगा तो सोनपुर आप बोल सकते हैं, सोनपुर के आसपास है। आइए इसको लेकर चीजें मैं आपको बता दूं कि बिहार के सारण जिले कल्लू घाट, ब्रैकेट में हमने सोनपुर लिख दिया है। तो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन यहाँ पर 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री जो वर्तमान में है सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा यहाँ पर का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, अगर हम इसको, इस बंदरगाह के बनने से बिहार में रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार के जो अवसर हैं वो अधिक होगा, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी सुगम और पहले से अधिक सस्ता होगा। तो ये चीजें मतलब इसका बेनिफिट बिहार को मिलेगा। कई और चीजें हैं जो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये बंदरगाह की बात करें तो यह बंदरगाह 13.17 एकड़ में फैला हुआ है। फरवरी 2022 में यानी कि 2 साल पहले सर्बानंद सोनोवाल ने गायघाट पटना स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्यक्रम में इस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का शिलान्यास किया था। कब? तो इन्हीं के द्वारा यानी कि सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा ही फरवरी 2022 में का शिलान्यास किया गया था, जिसका उद्घाटन अभी 15 फरवरी। अच्छा देखिए यहाँ पर एक शब्द हमने प्रयोग कि जो कह सकते हैं ये बंदरगाह जो शुरू हुआ है इससे बिहार में रोजगार बढ़ेगा, साथ ही व्यापार सुगम और सस्ता होगा। व्यापार की बात हुई है, या फिर यहाँ पर अगर बंदरगाह, अगर हम देखें बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह तो मेन रूप से जो काम में लिया जाता है वो आयात और निर्यात के लिए। तो ऐसे में एक रिपोर्ट अभी आई थी बिहार से या फिर के राज्यों को लेकर, खास करके आयात के मामले में या फिर निर्यात के मामले में देखें तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार निर्यात के मामले में ओवरऑल भारत में 22वें स्थान पर है, और नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत से होने वाले निर्यात में बिहार की भागीदारी 0.52% है। ये नवीनतम रिपोर्ट है, ये कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंडेक्स है जो कि राज्यों को लेकर जारी किया गया था। उसमें ओवरऑल बिहार को 22वां स्थान मिला, और बिहार से जो इस समय मौजूदा समय में जो निर्यात हो रही है वो 0.52 हो रही है, मतलब जितना भारत से हो रहा है उसमें जो हिस्सेदारी बिहार की है वो 0.52% है। अगर जिलों की बात करें तो बिहार में निर्यात के मामले में बेगूसराय जिला मतलब 38 जिलों में अव्वल है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये तमाम चीजें इससे संबंधित है। आइए कुछ चीजों को हम यहाँ पर मैप पर देख लेते हैं। जो हम सारण जिले की बात कर रहे थे, आप यहाँ पर बिहार वाले मैप पर ये सारण जिले को देख सकते हैं। देखिए आपको मालूम होगा कि हमने आपको कई बार जानकारी दिया है कि बिहार में 9 प्रमंडल है। तो याद रखने का भी एक ट्रिक हमने आपको बताया था। ये एक शब्द है पूसा को मुंबा दंपति, पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, हा से भागलपुर, दौ से दरभंगा, मो से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। ये 9 ट्रिक है। वो 9 प्रमंडल में से एक प्रमंडल है सारण। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। इसका ट्रिक है सासीगो। आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारण, और ये रहा आपका सिवान। वर्तमान में जो बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, ये सिवान के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट है गोपालगंज। अभी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था थावे महोत्सव से संबंधित, और हमने बतलाया भी था आपको। तो गोपालगंज में ये थावे महोत्सव आयोजित हुआ था, 2012 से आयोजित होते। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। मैप पर ध्यान रखिएगा। मैप में अगर हम कुछ प्रश्नों की बात करें और भी विस्तार से, तो राजधानी पटना की जो स्थिति को आप यहाँ पर देख रहे हैं, पटना के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, आई थिंक 64वीं या फिर 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, कि पटना जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल 9 जिले हैं जिसके साथ पटना अपनी सीमा को साझा करता है। अच्छा बक्सर जिला को आप यहाँ पे देख रहे हैं, बक्सर जिला में एक स्थान है चौसा, जहाँ से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, और बक्सर जिला में एक स्थान है डुमराव, जहाँ पर बिहार के या फिर कह सकते हैं भारत के महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। अच्छा हम बात कर रहे थे गंगा नदी बिहार में जो प्रवेश करती है बक्सर से प्रवेश करती है, और कटिहार जिला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर एक स्थान है मनिहारी जहाँ पर बिहार के क्षेत्र को छोड़ देती है। अच्छा बिहार की चौहद्दी भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उत्तर में है नेपाल, इधर दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार की मैप जो है वो देख सकते हैं, बिहार की स्थिति को आप देख सकते हैं। कुछ बेसिक से पॉइंट है बिहार के बारे में, ये चीजें आप लोगों को मालूम ही है, आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें राज्य के पक्षी की, तो राज्य के पक्षी बिहार का गौरैया है। रिसेंटली 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस जो मनाया गया था उसका थीम था आई लव स्पैरो।
तो ये चीजें ध्यान रखना है। और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर हैं वर्तमान में बिहार के, और ये 41वें राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखिएगा। आजादी के बाद से राज्यपाल की अगर हम क्रम की बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। आजादी के बाद से क्रम की बात करें तो 41वें राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि गोवा के हैं। तो ये चीजें फिलहाल बेसिक से हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। 22 मार्च 2023 को 22 मार्च 2023 को जो बिहार दिवस मनाया गया था, उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि 111वां स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया था। और बिहार के अस्तित्व की बात करें तो 22 मार्च 1912 को पश्चिम बंगाल से अलग होकर अपना बिहार अस्तित्व में आया था। ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, जो इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट इंडेक्स की, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार 22वें स्थान पर रहा, जीरो में बेगूसराय आगे रहा। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, 10.64% के साथ, यानी कि इस ग्रोथ रेट के साथ बिहार पूरे भारत में अव्वल रहा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में भी बिहार शीर्ष पर रहा। ई राजस्व अर्जित करने में बिहार शीर्ष पर रहा। एक रिपोर्ट आई थी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें आबादी के हिसाब से सबसे गरीब राज्य है अपना बिहार। दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार की बात करें तो बिहार सबसे पीछे है, इसमें दिल्ली सबसे आगे है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 को लेकर रिपोर्ट आई थी, इसमें पंजाब सबसे आगे है और अपना बिहार सबसे पीछे। अच्छा, एक और रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की कि गरीबी से निकलने में दूसरे स्थान पर है अपना बिहार, पहले स्थान पर है यूपी। तो वो चीजें यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया, आप लोग ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये स्वास्तिक है। दो स्वास्तिक के बीच में जब बोधि वृक्ष हो तो ये बिहार के राजकीय चिन्ह को इंगित करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से देश ने हाल ही में नया वर्किंग लॉ बिल राइट टू डिस्कनेक्ट पेश किया है। अब ये है क्या, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, इसका करेक्ट जो आंसर है ये है विकल्प नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि वर्किंग लॉ बिल, जिसका नाम दिया गया राइट टू डिस्कनेक्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पेश किया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे, दरअसल ऑफिस से, यहाँ भी भारत में भी होता है ऐसा, दरअसल ऑफिस से घर आने के बाद बहुत से लोग ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, उन्हें फोन कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है और ईमेल्स पर जवाब देना पड़ता है, जिससे यहाँ पर कर्मचारियों के बीच जो देखा गया कि तनाव बढ़ने लगता है, और भी मतलब वो अपने घर के काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। पारिवारिक जो स्थिति है वो मतलब जो सामंजस्य है परिवार में, वो अच्छी तरीके से नहीं रहते, चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो इसी चीज को लेकर बातें निकल कर सामने आई थी, और बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रही थी। अभी हाल ही में ये पेश किया गया है, तो उस चीज को देख लेते हैं। देखिए, यह कानून के तहत शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी को बॉस की कॉल अटेंड करना और ईमेल का जवाब देने की बाध्यता अब नहीं रहेगी। चाहे तो वो कर सकते हैं, यानी कि बाध्यता वो नहीं रहेगी, उस पे किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं रहेगा, वो उसके मन पे डिपेंड करेगा, वो करना चाहे तो कर सकता है। यानी कि ऑफिस के बाहर जाते ही कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। देखिए, साथ ही शिफ्ट खत्म होने के बाद बॉस कर्मचारी को कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगा। तो इस बिल में ये सारी चीजें, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बिल का ड्राफ्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के श्रम और रोजगार मंत्री टोनी बर्की द्वारा तैयार किया गया। आई थिंक ये बिल जो है, ये भारत में भी इस तरह का कानून आना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। तो ये चीजें फिलहाल जो अभी हमने बताया, वर्किंग लॉ बिल जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये पेश किया गया ऑस्ट्रेलिया संसद। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि बताएं कि इसरो के मौजूदा अध्यक्ष कौन, जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये है प्रश्न, और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है श्रीधर सोमनाथ, जिसे एस सोमनाथ नाम से भी आप लोग जानते हैं। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये नाम जो आप देख रहे हैं एस सोमनाथ, कुछ उपलब्धियां हैं इनके नाम, और आप लोगों ने रिसेंटली देखा भी होगा, वो तमाम चीजें यहाँ पर आपके रिकॉल हो जाएंगी। पहला पॉइंट है कि हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स केरल द्वारा तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ, इनका पूरा नाम है श्रीधर सोमनाथ, तो इनको प्रतिष्ठित केपीपी नामबियार पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार या फिर इस संस्था के संस्थापक व उद्योगपति केपीपी नामबियार के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार इन्हीं के सम्मान में शुरू किया गया है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2006 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं केपी नामबियार की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर इसी में,
एस सोमनाथ की, तो एस सोमनाथ के ही कार्यकाल में पिछले साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। ये चीजें अभी हम विस्तार में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी तथा इसका जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखें। ये अभी जो हमने जानकारी दी आपको कि एस सोमनाथ को अभी हाल ही में केपीपी नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये खबरों में तो इसलिए हमने जानकारी दिया कि इन्हें 2006 में औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अब आते हैं जो इसरो की हालिया उपलब्धियां हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने चर्चा किया था, ये व्योममित्र जो आप देख रहे हैं, पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री जो कि इसरो द्वारा तैयार किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी हो रही है। दरअसल मानव युक्त जो यान भेजा जाएगा उससे पहले एक प्रकार से कह सकते हैं ये भेजा जा रहा है। ये महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जो कि इसरो द्वारा तैयार किया गया है। अब आगे हम आते हैं, रोबोट की बात हुई है तो ऐसे में 2 रोबोट की जानकारी हमने मीका जो कि एआई रोबोट है, जो कि आपको हमने बताया था कोलंबिया में एक कंपनी के डायरेक्टर ने सीईओ के पद से हटाकर ये मीका को अपना नया सीईओ बनाया। दूसरा हमने बताया था सोफिया जो कि ह्यूमनॉइड रोबोट है और ये आपको ध्यान रखना 2017 में सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई और ये दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है सोफिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं साड़ी में ही आपको दिख रहा है। कोलकाता में एक कह सकते हैं फंक्शन था, वहां पर वो संबोधित कर रही है। ये कोलकाता में ही, मतलब ये वहीं की तस्वीर है। और ये जो आप देख रहे हैं मीका, तो दोनों रोबोट, एक तो है ह्यूमनॉइड रोबोट, एक है मीका मतलब एआई रोबोट। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे इसरो की। अब यहाँ पर इसरो की हालिया उपलब्धियों की जो हम बात कर रहे थे वो चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि मिशन चंद्रयान की बात करें तो मिशन चंद्रयान में जो अभी तक मिशन चंद्रयान 3 1 से लेकर 3 तक लॉन्च हुआ है, वो कंप्लीट जानकारी जहां से प्रश्न जो बनेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। चंद्रयान 1 की बात करें तो इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसका नाम था पीएसएलवी एक्सएल C2 के जरिए इसे लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग के समय जो इसरो के चीफ थे वो थे जी माधवन नायक। दूसरे में बात करें चंद्रयान 2 की, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया और ये किससे लॉन्च किया गया था? इस रॉकेट का नाम था GSLV M3 और उस समय चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के समय इसरो के चीफ थे डॉक्टर के सिवन। नेक्स्ट में बात करें चंद्रयान 3 जो कि रिसेंटली 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए और लॉन्चिंग के समय इसरो के चीफ एस सोमनाथ। ये चीजें ध्यान रखें। और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 ने कब किया था? तो 23 अगस्त 2023 को। और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना था। हालांकि इसमें भी एक कंडीशन है, साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला अपना भारत दुनिया का पहला और एकमात्र देश है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें निकल कर और सामने आई। रिसेंटली जापान चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है, तो जापान 5वां देश बना है जो चंद्रमा पर पहुंचा है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं, इसरो की हालिया उपलब्धि आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुई थी 14 जुलाई 2023 को, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को, ये LV-M3-M4 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च हुआ था। इसमें विक्रम व प्रज्ञान जो था क्रमशः इसके लैंडर और रोवर का नाम था। देखिए अमेरिका, चाइना और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना अपना भारत। अब इस सूची में जापान भी शामिल हो गया। हालांकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है। रिसेंटली सौर मंडल का जो मुखिया सूर्य है के अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया गया। तो ये चीजें हालिया उपलब्धि है इसरो की। और इसके अतिरिक्त जो विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और भी कई देशों, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉस कॉस्मोस और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA, पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है सुपार्को। इस तरह से भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 17वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारों लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग भी ये ज्वाइन कीजिए और घर बैठे अपनी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन कीजिए। जो चीजें हम आपको दे रहे हैं निश्चित तौर पर आपको उससे भरपूर हेल्प होगी। हजारों छात्र इस कोर्स में है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यही वाला कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज संचालित है। बिहार जीके का हम स्पेशल नोट्स आपको दे रहे हैं। पूरे सिलेबस का आपको नोट्स मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इसमें इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सभी आपको इसी कोर्स में मिलेगा और महज 199 रुपये मिलेगा। ये ऑफर 18 फरवरी तक आपके लिए है।
ये प्रोमो कोड अप्लाई कीजिएगा PMTS और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको यही प्रोमो कोड अप्लाई करना है BMTS। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ यूपीएससी ट्री एग्जाम की बात करें तो ये कोर्स है, इसमें आप जो प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई करेंगे BM100। दोनों कोर्स में ऑफर 18 फरवरी तक वैध है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो निश्चित तौर पर ये कोर्स आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए, पांचवा प्रश्न पे आ चुके हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS कौन थे, जिनकी एक प्रतिमा का अनावरण देहरादून में राजनाथ सिंह के द्वारा हाल ही में किया गया। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बिपिन रावत। आप सभी जानते हैं कि बिपिन रावत जो है ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। संबंधित तथ्यों में बहुत सारी चीजें आपको याद रखना है। हाल ही में 12 फरवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा देहरादून के टन ब्रिज स्कूल में जनरल बिपिन रावत की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें बिपिन रावत की तो बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात भारत के पहले CDS थे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 8 दिसंबर 2021 की सुबह जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोगों को लेकर जा रही भारतीय वायुसेना की विमान, जिसका नाम MI-17V5, इस विमान का नाम ध्यान रखिए। तो ये विमान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के आसपास ये क्रैश हो गया। इसमें सवार सभी लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ये तिथि थी 8 दिसंबर 2021 और इस प्रकार से भारत के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनकी यहाँ पर मौत हो गई। और अगला पॉइंट है कि हालिया लिखित बिपिन रावत पर आधारित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म की जो लेखिका है, ये रचना बिष्ट रावत है। इनमें इस पुस्तक में बात करें तो रचना बिष्ट रावत के द्वारा इस पुस्तक में बिपिन रावत की जीवनी को दर्शाया गया है। पूरी की पूरी इसमें कहानी दर्शाई गई है, अर्थात यूं कहें इस पुस्तक की जो विषय वस्तु है वो बिपिन रावत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पिछले साल 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा था, इनके सम्मान में। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, जो विकल्प नंबर बी में हमने डाल दिया है, अनिल चौहान। तो फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखें। छठा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है। पूछा गया कि बताएं कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। देखिए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो पेपर वगैरह में दिया है वो मतलब मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है। अभी अभी आपको बताऊंगा क्यों। पहले तो ये ध्यान रखिए, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, अभी जो सेमीकंडक्टर नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, लेकिन सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो अपना है गुजरात। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। आइए इसको विस्तार से समझते हैं कि कंफ्यूजन का शिकार आप कहाँ पर होंगे। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आप जो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 10 फरवरी 2024 को ये सेमीकंडक्टर नीति को पेश किया है। सबसे पहला पॉइंट यही आपको ध्यान रखना। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि इससे पहले जुलाई 2023 में गुजरात सरकार ने नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 या फिर 22-27 की घोषणा किया था। और इस लिहाज से सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला या फिर इसका अनावरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना था गुजरात। कई जगहों पर आर्टिकल आप पढ़े होंगे, ये लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश इस नीति का अनावरण करने वाला पहला राज्य है। ये बिल्कुल गलत है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, पहला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2023 को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का भी उद्घाटन किया था। और ये चीजें विस्तृत तौर पर हमने आपको बताया था, ये चीज आपको याद होगी। अगले पॉइंट में बात करें तो अच्छा, बिहार के संदर्भ में पॉइंट है कि एथनॉल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य अपना बिहार। तो फिलहाल यहाँ से ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया। बताएं कि इससे पहले यानी कि पहले इस योजना का नाम क्या रखा गया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चर्चा किया है, हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर है यह विकल्प नंबर डी यानी कि सूर्योदय योजना। आइए इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो शुभारंभ था वो 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब? तो 13 फरवरी 2024 को।
दरअसल आपको मालूम होगा कि इस योजना के बारे में हमने बताया था, इसका लक्ष्य क्या है। तो इस योजना का लक्ष्य देश भर के 1 करोड़ लोगों के घरों पर सोलर प्लांट लगाया जाना है, जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की जो बिजली का बिल है, वो कम से कम किया जाए, वो सीमित किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये लगाने की घोषणा हुई थी 1 करोड़ लोगों के घरों पर। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो अभी हाल ही में ये अंतरिम बजट पेश किया गया, उसमें भी इस बात का ज़िक्र हुआ था कि 1 करोड़ घरों पर या फिर घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने की इस योजना की तैयारी की जा चुकी है और इसको लेकर घोषणा की थी। तो जो रिसेंटली अंतरिम बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, उनके द्वारा। और साथ ही आपको ये बता दूं कि उस समय जब ये घोषणा हुई थी, तो सूर्योदय योजना इसका नाम रखा गया था। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नया नाम दिया गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो फिलहाल यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखना आपको। और जो चर्चा हम कर रहे थे निर्मला सीतारमण के बारे में, कंप्लीट वो बेसिक से फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश की है और यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट जो होता है, उसको लेकर ध्यान रखिएगा, ये पहला अंतरिम बजट और ये नए संसद भवन में पेश पहला अंतरिम बजट है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट है और यह छठी बार है जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। जिनमें 5 बार पूर्ण बजट है और 1 बार जो रिसेंटली अभी 1 फरवरी 2024 को ये अंतरिम बजट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। उन्होंने संसद में 10 बार बजट पेश किया है और इसमें 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट है। उनके बाद जो नाम आता है वो आता है पी चिदम्बरम का, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। अच्छा, मोरारजी देसाई की बात करें तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान पाकिस्तान, उस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। अभी तक 3 भारतीय को निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न की हम बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा प्रथम निशांका। विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, आइए आपको बता दूं कि 9 फरवरी 2024 को श्रीलंका के पल्लेकल्ले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका के प्रथम निशंका ने नाबाद 210 रन का स्कोर बनाया। और इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको ये याद रखना है कि प्रथम निशंका वनडे क्रिकेट के इतिहास में, यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले ये श्रीलंका के पहले क्रिकेटर बने, या फिर यूं कहें श्रीलंका के पहले बल्लेबाज बने। हालांकि विश्व स्तर पर देखें तो वह यह उपलब्धि दर्ज करने वाले या फिर हासिल करने वाले पूरी दुनिया के 10वें क्रिकेटर हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें और भी कुछ मिलते जुलते फैक्ट की, तो हालांकि वनडे क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्कोर है वो रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा ने 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के ही खिलाफ एक दिवसीय क्रिकेट मैच का सर्वाधिक बड़ा स्कोर बनाया था, या फिर यूं कहें सबसे बड़ा स्कोर बनाया था 264 रनों। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारी बातें याद रखना है। अच्छा, वनडे में जिन 5 भारतीयों ने दोहरा शतक जड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी एक सवाल हो सकता है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में कितने भारतीय हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया है? तो 5 भारतीय इस सूची में भी हैं। तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा 3 बार वनडे में दोहरा शतक जड़ चुके हैं। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन, शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर। हालांकि आपको ये चीजें ध्यान रखना है, पहले जो भारतीय बने थे वो सचिन तेंदुलकर ही थे। नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 2026 से दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? ये समझौता अभी हाल ही में किया गया है। इसके द्वारा तो दुबई। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में बताया हुआ है कि 12 से 14 फरवरी 2024 तक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और ये इसका 11वां संस्करण था। और इसी सम्मेलन में दुबई ने 2026 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करने के लिए पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार से यह पहल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात, और वो शहर कौन सा है? वो है दुबई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस एयर टैक्सी की बात करें जो संचालित होगी, तो ये बिजली से चलने वाली होगी और इसकी रेंज जो होगी वो 161 किलोमीटर की होगी और साथ-साथ अधिकतम जो गति होगी वो 321 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जो सारी बातें अभी कही जा रही है उसी आधार पर यहाँ पे हमने लिखा है। और ये लाने का उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर के स्तर को कम करना, इसका परिचालन, उत्सर्जन और यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देना,
इस लिहाज से इसकी शुरुआत की जा रही है 2026 से। ये ध्यान रखिए किसके द्वारा? तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से कहाँ हुए तेल रिसाव के बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी गई? तो ये देश का नाम है टोबैगो और त्रिनिदाद, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं कि अब तटीय तेल रिसाव के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ रोबले ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इसमें आपको ये ध्यान रखना, दरअसल हुआ क्या था? दरअसल टोबैगो के पास एक जहाज पलट गया था। तो पलटे हुए जहाज से निकले रिसाव से समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षति हुई है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से इसके पर्यावरण क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है। पूरी तरह से ये बाधित हो गया है, पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए ये आपातकाल की घोषणा की गई। किनके द्वारा? तो आपको बता दूं, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा ये घोषित किया गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है, अगले पॉइंट में हमने चर्चा किया है कि भरतवंशी महिला कमला प्रसाद विशेषर, जो कि 2010 से 2015 तक त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री रहे थे। एक तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, और इस प्रकार से वो त्रिनिदाद टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। देखिए इनका नाम क्या है? कमला प्रसाद विशेषर। इसी प्रकार का एक नाम है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका में इस समय उपराष्ट्रपति पद पर सेवा दे रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये खबरों में है तो मुझे लगता है कि ये पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इनका नाम है कमला प्रसाद विशेषर। 2010 से 15 तक त्रिनिदाद टोबैगो की प्रधानमंत्री ये रही थी, यहाँ की पहली प्रधानमंत्री बनी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि बताएं कि रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम क्या है? तो रीब्रांडिंग के बाद पेटीएम ई कॉमर्स का नया नाम जो है वो है पे प्लेटफॉर्म। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको ध्यान रखना है कि पेटीएम ई कॉमर्स ने अपनी कॉर्पोरेट पहचान में बदलाव को चिन्हित करते हुए खुद को पे प्लेटफॉर्म नाम दिया। अच्छा, इसको लेकर कुछ चीजें आपको मालूम भी होगा, आरबीआई का जो गाइडलाइन है इसको फॉलो नहीं करने के चलते इसमें कुछ चीजों में बैन भी लगाया गया है, प्रतिबंधित भी किया गया है, जो कि 29 फरवरी से लागू होगा, आप सभी को मालूम है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में 13 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? देखिए 13 फरवरी को रिसेंटली मनाया गया अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, इसका थीम आपसे पूछा जा सकता है। लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल यहाँ पर सुधार कर लेंगे 13 फरवरी को। तो लोगों को जागरूक करने के लिए 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस माना जाता है। और 2023 में जो इसका थीम था, 23 नहीं बल्कि 24 में, ये मेरी मिर्गी यात्रा पर मील का पत्थर, ये 2024 का निर्धारित थीम था। अच्छा, 2024 फरवरी महीने में जो प्रमुख दिवस आयोजित हुए हैं उसका थीम यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसमें जो प्रमुख दिवस है, भारतीय तटरक्षक, विश्व आर्द्रभूमि। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें, वेटलैंड्स की बात करें, तो इसकी संख्या वर्तमान में 80 है पूरे भारत में, ये ध्यान रखिएगा। और इसका थीम दिया गया था 2024 का आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, इसका थीम था केयर गैप को बंद करें। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, इसका थीम था दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इसका थीम था वुमेन इन साइंस लीडर और न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को मतलब बढ़ावा देने की एक पहल है, और इसी को लेकर ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में रही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं इस वीडियो के प्रश्न पे। इस वीडियो का प्रश्न है कि 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हुआ है। पता है कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये तमाम जानकारी हमने आपको विस्तृत तौर पर दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया बीपीएससी मेकर ऐप पर, बीपीएससी वाले कोर्स में 8वां प्रैक्टिस पेपर आपको 18 फरवरी को मिलेगा। जो टेस्ट आपका छूट चुका है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अब भी आप दे सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड बार टेस्ट देने की सुविधा है। अपने टाइम के अनुसार इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हजारों लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। करंट अफेयर्स का एक नया कोर्स नहीं बल्कि एक सीरीज स्टार्ट हुआ है आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम के लिए। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, सर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स मतलब हमें रिवाइज करवा दीजिए ताकि एग्जाम को लेकर हम प्रिपेयर हो पाए। तो इसमें अभी तक हम आपको 5 पार्ट इसका दे चुके हैं, छठा पार्ट आपको जल्द मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पर अगर इस सीरीज को आप लोग देख लेंगे तो करंट अफेयर्स का जो भी चीज़ आपने पढ़ा है वो एक प्रकार से सटीक तौर पर आप आकलन कर पाएंगे। और जो कमज़ोर होगा जो चीज़ें, तो पीडीएफ के माध्यम से आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। रात के 9 बजे ये लाइव होती है चैनल पर। और चैनल पर बहुत लोग का शिकायत ये भी है कि सर नोटिफ़िकेशन हमें नहीं मिल पाता।
तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए तो बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर तमाम अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जाती है। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय